हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इसकी यूनिट फिफ्थ करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर की यूनिट फिफ्थ नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये वैसे टॉपिक थोड़ा बहुत आपको करवा भी रखे मेरे हिसाब से। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज पार्टिकल की मोशन। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर, है ना। तो मैंने दो प्लेट्स मान ली कि ये कोई दो प्लेट है। इस वाली प्लेट की पोलैरिटी मैंने मान ली कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पर सिर्फ, और ऊपर वाले पर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। यानी कि ये तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, एक समान है हर जगह। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है, यानी कि इतने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन जैसे ही इससे बाहर आते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की मोशन को पढ़ रहे हैं। चार्ज पार्टिकल की मोशन के लिए हम हमेशा से पॉजिटिव चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वही लेते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैंने मान लिया Q, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये क्या है? u वेलोसिटी से r0 इसने पहले डिस्टेंस ट्रेवल करी है इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, ये तो क्या है इसका एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, ये मान जाओ तो इस तरीके से। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, मेरा चार्ज पार्टिकल कैसा है? टेस्ट चार्ज, ये जिसको हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते थे। तो यहाँ की पोलैरिटी भी पॉजिटिव है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही आ रहा है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, जैसे इसमें एंटर होगा तो रिपल करेगा। तो रिपल करने से ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाकर ना जाकर के इसकी डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाएगी होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जबकि यहाँ पर नेगेटिव है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इस एक्सिस के अलोंग जाकर के ना जाकर, या सीधी रेखा में ना जाकर के, इसके ऊपर इनके कारण एक फोर्स काम करेगा, रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स। तो उसी फोर्स के कारण क्या है, इसकी मोशन सीधी ना होकर के कुछ यूँ बेंड हो जाएगी, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। ठीक है, स्ट्रेट ही मूव करेगा, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो देखो क्या है, हम क्या देख रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर ए यूनिफॉर्म अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में कण की गति। तो देखो, कण की गति किस तरीके की होगी? हम क्या लिख देंगे कि माना एक चार्ज पार्टिकल है Q, उसका मास है m, वो u वेग से x एक्सिस के अलोंग है r नोट डिस्टेंस ट्रेवल करके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो देखो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, ऑब्वियस है फोर्स तो एक्ट करेगा। तो फोर्स हमें पता है वो क्या होता है? ma। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना होता है फोर्स, ये भी आपको पता होगा, Q इंटू E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और आवेश जो है चार्ज पार्टिकल Q है, तो फोर्स कितना लगेगा? QE। ये सब फॉर्मूलेज आपने पढ़े हुए हैं। तो देखो, मैं A को क्या लिख सकती हूँ? d²r ओवर में dt² इज इक्वल्स टू QE। तो मैं क्या देखती हूँ, चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर आया, तो अंदर आने से, इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से उसके ऊपर, उसकी वेलोसिटी पर या उसके एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो मुझे त्वरण निकालना है, तो d²r ओवर में dt² क्या हो जाएगा? QE ओवर में m, जहाँ पर Q क्या है? चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल, E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E भी सेम है, Q भी सेम है, और मास भी चार्ज पार्टिकल का सेम है। मतलब उसका त्वरण जो है वो क्या
कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो त्वरण के लिए t टाइम पर और एक्सीलरेशन देखो मैं चार्ज पार्टिकल का जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में उसका त्वरण जो है वो तो कांस्टेंट आएगा, तो कर्व कैसा मिल जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन का मिल जाएगा। ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का कर्व है, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट होने से लाइन भी तो एक लाइन की फॉर्म में या कांस्टेंट का भी मिलेगा, तो वो इस तरीके का हो गया। अब अगर मैं देखूं वेलोसिटी क्या है, तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर चलो इधर ही दे दो 1। तो इक्वेशन 1 का मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन कर दूं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी निकल आएगा। तो देखो करते हैं इंटीग्रेशन d² ओवर में dt²। चलो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन करते हैं। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी आएगा और वहाँ पे किसका इंटीग्रेशन था, QE ओवर में m डॉट dt। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ गया, QE ओवर में m इंटू टी प्लस सी। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा प्लस c को इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखो हमने क्या माना था, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, यानी कि जब वो उसके बीच में एंटर नहीं करा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो u वेलोसिटी से आ रहा था, यानी कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है, एट t इज इक्वल्स टू 0 v कितना है, u है, देन c की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इज इक्वल्स टू QE ओवर में m इंटू 0। v की वैल्यू u लिख दी प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, u। तो इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में अपने यूज कर देते हैं, तो v वेलोसिटी क्या आया, QE ओवर में m इंटू टी प्लस u, यही आया। इसका मतलब वेलोसिटी है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो कांस्टेंट तो नहीं आया ना, टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। ये कैसा ग्राफ बना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, लाइन के जैसा बना ये इक्वेशन। तो मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर कर्व खींचूंगी तो कुछ ऐसा मिलेगा। ये क्या है, ये जो c है u है, मतलब उसको दिखा रहा है। तो ये इस तरीके का कर्व मिल जाएगा वेलोसिटी और टाइम के बीच में। बिल्कुल सिंपल, सिर्फ एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन किया और t इक्वल्स टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की u ली थी, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, u। तो ये तो निकल आया हमारे पास एक्सीलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। इसको जो है इक्वेशन नंबर 2। तो इस वेलोसिटी से अपने क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं उसकी। तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखो अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा या डिस्टेंस निकल आएगी। तो वो मैंने लिख दी r, क्योंकि हम r डिस्टेंस से शो कर रहे थे ना इसमें कि उसने r0 डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो मैंने उसको r लिख दिया। इंटीग्रेशन इस टर्म का करना है तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, QE ओवर में m इंटू टी प्लस u, टाइम के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो r किसके इक्वल आया, QE ओवर में m इंटू टी डॉट डी टी प्लस u डॉट डी टी, यही आएगा। तो देखो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो QE ओवर में m इंटू t²/2 प्लस ut प्लस को इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने c डैश ले लिया, चलो d ले लो चाहिए तो d मैंने को इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया, वो किसके इक्वल है, r की। तो देखो एट t इक्वल्स टू 0 पर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ने एंटर नहीं किया उस टाइम उसने r0 डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। तो यानी कि r किसके इक्वल हो जाएगा तब, r इक्वल्स टू r0। तो देखो उस d की वैल्यू r0 आ जाएगी, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी 0 ये टर्म भी 0, बचेगी क्या d। तो r0 किसके इक्वल आ गया, d की। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो r की वैल्यू क्या आई हमारे पास, QE ओवर में m इंटू t²/2 प्लस ut प्लस r0। तो ये t की प्रोपोर्शनल, ये देखो ये भी t पे डिपेंड कर रहा है, r और t की पावर 2 के भी 2
तो यहाँ से देखो हमने वैसे भी देखी है उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी आई थी, ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा? देखो हमने अभी देखा था कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो इसकी पोलैरिटी से क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस प्लेट पे है, तो जैसे ही इसके, वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस के अलोंग मूव करवा रहे हैं इसको, तो लेकिन ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा ना जाने के बजाय और ऊपर नेगेटिव होने के कारण उससे अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट होने से ये कुछ इससे इस तरीके से डेविएट हो जाएगा, कुछ इस एक्सेस से हट जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो इसी तरीके से जाएगा। तो वही हमने डिस्प्लेसमेंट का क्या दिखा दिया, कर्व दिखा दिया। ठीक है, ऐसा ही मैंने दिखाया। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से वो क्रॉस कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आ जाएगा, तो वो क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जिसको मैंने यूं शो कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है। तो ये हो गया क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन जो है वो इस तरीके की होगी, और मैंने उनके बीच में कर्व भी प्लॉट कर दिए। तो ये हमारा ये पहला टॉपिक था। तो देखो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, अगर मैं इसकी एनर्जी देखूं तो देखो काइनेटिक एनर्जी ले लूँ, मोशन कर रहा है तो मैंने इसको के से शो कर दिया, वो किसके इक्वल होती है, तो हमें पता है हाफ mv² के। लेकिन जब हम पोलैरिटी दे रहे हैं, v मान लो पोटेंशियल दिया, तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो जब पोटेंशियल उसको देते हैं, विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तब एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, Q इंटू वी के। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो आगे जब भी हम टॉपिक करेंगे तो उसमें एनर्जी को Q इंटू वी इस तरीके से यूज करेंगे। जब पोटेंशियल V अप्लाइड हो तो काइनेटिक एनर्जी ये होती है QV, जो कि हाफ mv² के इक्वल होगी। तो हम क्या, हम पोटेंशियल तो हम अप्लाई करवा रहे हैं ना, तो अलग अलग पोटेंशियल से हम चार्ज पार्टिकल की अलग अलग एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स, मतलब उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, मतलब उन्हें एक्साइट कर रहे हैं, उनको एक्सिलरेट करते हैं। तो अलग अलग पोटेंशियल देकर के अलग अलग एनर्जी के चार्ज पार्टिकल्स को या अलग अलग पार्टिकल्स को ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करा करके उनको ज़्यादा एक्सिलरेट कर पाएंगे। ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो ज़्यादा ही एक्सिलरेट होंगे। तो यानी कि v को चेंज करके और उनकी एनर्जी को आर्बिट्रेरी अपने अकॉर्डिंगली क्या चेंज कर सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगी। तो ये वाला हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं दूसरा टॉपिक इसी यूनिट का, वो क्या, इलेक्ट्रॉन गन। देखो इलेक्ट्रॉन गन, इसको हिंदी में भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे हमें क्या, इलेक्ट्रॉन्स की बीम मिले। गन से क्या होती है, बुलेट्स निकलते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गन यानी कि इस वाली गन से क्या, इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो एक ऐसी डिवाइस जिससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की एक नैरो बीम मिले, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। तो वो कैसे मिलेगी, उसके लिए हम पहले इसकी क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले हमने क्या ले लिया, ये कोई फिलामेंट F लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। इस फिलामेंट F के आगे मैंने एक मैटर लगा दी, कोई धातु लगा दी। अब मैटर क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा, ये धातुएं क्या होती है, चालक होती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा देती है, कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो इसीलिए मैंने क्या आगे क्या है, ये एक कंडक्टर मटेरियल या फिर धातु लगा दी कोई। अब उससे क्या होगा, जब हम इसको पोलैरिटी देंगे, पोटेंशियल अप्लाई कराएंगे, तो क्या आएगा, पोटेंशियल अप्लाई कराने पर ये कंडक्टिव मटेरियल है, तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा देगा। तो मैंने इस तरीके से ये कोई ले लिया फिलामेंट हम मेनली टंगस्टन का लेते हैं। फिलामेंट का काम क्या होता है कि ये हीट प्रोड्यूस करा करके इसके आगे जो मैंने मैटर रखी है, जो मैंने धातु रखी है, उस धातु को एनर्जी दे। अब अगर एनर्जी मिल रही है, अब थर्मली एनर्जी मिल रही है, चाहे एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल रही है, तो इसके आउटर मोस्ट पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, धातु है तो उसमें परमाणु है, परमाणु होंगे तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जैसे ही उसको ऊर्जा मिली है, हमने थर्मली एनर्जी दी इस टंगस्टन की हेल्प से, तो एनर्जी मिलने पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो परमाणु के बाह्यतम कोश से क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी है क्या, हम वैसे तो मेनली इलेक्ट्रॉन गन बना रहे हैं, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस गन का काम एक तो पूरा हो चुका है कि क्या, इलेक्ट्रॉन मिलना। अब कैसा मिलना, बीम की फॉर्म में मिलना। तो उसको बीम की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, वो इसकी कंस्ट्रक्शन में पता चलेगा। तो ये मैंने इलेक्ट्रोड ले दिया और यहाँ पर मैंने इस तरीके से मैंने
डायफ्राम्स या फिर ये स्लिट की तरह बिहेव करेंगे। एक सेकंड, इस तरीके से। अब ये स्लिट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको नैरो करने की ट्राई करेंगे। इस तरीके से ये डिस्टेंस कम होगी ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो नैरो हो सके। तो देखो इसमें क्या होता है, हम एक टंगस्टन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन है क्या, एक ऐसी डिवाइस जिससे इलेक्ट्रॉन्स नैरो बीम की फॉर्म में प्रोड्यूस हो, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉनों का पुंज प्राप्त हो। उस उपकरण को क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन की सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया। फिलामेंट क्या करता है कि कोई भी मैटर है, फिलामेंट वैसे मेनली गर्म होकर के हीट प्रोड्यूस करते हैं फिलामेंट्स। तो इसके आगे मैंने कोई धातु लगाई है। धातु लगाने का रीजन क्या है कि वो मैटर क्या है, ऊष्मा का चालक है, या फिर उससे क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा सकते हैं। वो कंडक्टिव मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है, चालक पदार्थ ही होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये क्या हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है तो इसके आगे जो धातु की प्लेट पड़ी है उसको ये हीट मिलेगी। इस प्लेट को हम क्या करते हैं, मैंने बैटरी की नेगेटिव पोलैरिटी से इसको क्या कनेक्ट कर दिया। तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा अभी। और इसको मैंने क्या है, ये जो लाइंस थी इसको मैंने क्या है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा। तो वो क्या है एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही इसको एनर्जी मिली, थर्मली एनर्जी मिली, तो इसके जो एटम्स है उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को लेकर के एक्साइट होंगे। तो वो क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल से जो एटम है उससे बाहर निकल आएंगे। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ पे भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव, और ये ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। वो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर हट जाएगा। और इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसको बोल दो S1 S2 S3। ये क्या है, स्लिट्स की तरह है, या इसको डायफ्राम बोलते हैं। ये स्लिट की तरह लगाने का रीजन क्या है कि नैरो बीम मिले। अगर ये छोटे से पार्ट से गुजरेगी तो ऑब्वियस है वो बीम की फॉर्म में या बहुत पतली सी बीम पुंज के रूप में बाहर निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ से इसको क्या है, V मैंने पोटेंशियल अप्लाई कराया होगा। पोटेंशियल से क्या होता है, इनको एक्सिलरेशन मिलता है, एक टाइप से पुश ही होती है ये। तो जैसे ही इससे एनर्जी मिली जा रही है और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल अप्लाई कराया तो इलेक्ट्रॉन्स को इससे क्या एक्सिलरेशन मिलेगा, एक पुश मिलेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर पोलैरिटी पॉजिटिव से जुड़ा होने के कारण, ये क्या है पॉजिटिव पोलैरिटी पे होने के कारण इसको अट्रैक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या है इस पोटेंशियल के कारण एक्सिलरेट हो रहे हैं, और इससे क्या है ये स्लिट्स के बीच में ये क्या एक टाइप से इनके बीच का एक छोटा सा गैप है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं वो नैरो बीम की फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन गन का काम है कि इलेक्ट्रॉन्स की एक नैरो बीम मिलना इलेक्ट्रॉन गन का ही काम था। तो इस तरीके से क्या इसमें हमें एक नैरो बीम मिल जाती है। हमने क्या किया, टंगस्टन लिया, टंगस्टन का फिलामेंट लिया जो कैथोड को थर्मली एनर्जी दे रहा है। और कैथोड से, कैथोड क्यों, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। हमने वी विभवांतर या वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है। जैसे ही वी पोटेंशियल अप्लाई करा तो यहाँ से जो आउटर मोस्ट शेल से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो V एक टाइप से है तो एनर्जी ना, तो ये इसको क्या एक्सिलरेट करेगा, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के कारण होने के कारण इसे अट्रैक्ट करेगा। और इनके बीच का ये जो स्पेस है वहां से इन डायफ्राम्स S1 S2 और S3 से पास करके एक नैरो बीम की फॉर्म में हमें क्या इलेक्ट्रॉन का बीम मिल जाएगा। अब देखो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन बीम है तो इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाफ mv² की इक्वल होगी। वो किसके इक्वल होती है, जब पोटेंशियल अप्लाई कराता है QV के। तो मैं V को चेंज करूंगी, अगर मैं V को बढ़ा रही हूँ तो एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, मैं इस विभवांतर को जो हमने अप्लाई किया उसको चेंज करके इन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एनर्जी वाले बीम्स की फॉर्म में पा सकते हैं। तो यही था हमारा इलेक्ट्रॉन बीम। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ गैसेस, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक।
इसको हिंदी में बोलते हैं गैसों का आयनीकरण एवं विद्युत विसर्जन। तो पहले मैं इसकी बेसिक अप्रोच देखते हैं है क्या। गैसेस जो होती है वो नॉर्मली क्या है, विद्युत की कुचालक होती है। तो देखो क्या गैसेस को हम कैसे सुचालक बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा रहे हैं। विद्युत विसर्जन हिंदी में बोलते हैं विद्युत विसर्जन, विद्युत को फ्लो करा रहे हैं तो ऑब्वियस है वो कंडक्टिव है, चालक की तरह बिहेव कर रही है। तो कैसे करेंगी, आयोनाइजेशन मतलब आयनीकरण करवा करके। अब करंट है क्या, आवेशों के प्रवाह की दर, यानी कि पर सेकंड में जितना चार्ज जो है फ्लो हो रहा है वही करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे प्रोड्यूस होगा, करंट आयोनाइजेशन से। आयोनाइजेशन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन्स और या फिर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन्स बनेंगे और वो फ्लो करेंगे, तभी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। तो देखो कैसा होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखो जो गैस होती है वो अगर 1 atm प्रेशर पर पड़ी है, मतलब हाई प्रेशर पर पड़ी है, तो उनको क्या है, विद्युत की कुचालक की तरह बिहेव करेगी। अगर गैसेस पे मान लो किसी वेसल के अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, इस वाले वेसल को हम पोटेंशियल अप्लाई करा दें, ठीक है, जैसे ही इसको पोटेंशियल V देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मान लिया मैंने 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा दिया या मैंने बहुत ही कम पोटेंशियल इसको दिया, तो उस केस में क्या होगा, गैसेस के जो आयन्स होंगे या गैसेस में जो एटम होंगे उनका आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। कम पोटेंशियल देने पर इनका आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर इनके बीच का पोटेंशियल जो है, सॉरी पोटेंशियल नहीं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उस केस में अगर इनको कम पोटेंशियल अप्लाई कराते हो, कम विभव देते हैं, तो उस केस में गैस का आयनन नहीं होता या आयंस में विभक्त नहीं होती है। उस केस में बहुत सारा हाई वोल्ट लगाना पड़ता है, मान लो 10,000 वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तभी गैसों का क्या आयनाइजेशन होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली क्यों प्रैक्टिकल किया क्यों गया था, बेसिकली क्योंकि इससे पहले ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के पहले ये नहीं पता था, इस ये जो एक्सपेरिमेंट किया था तब कि इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसी से ही पता चला था। बाद में जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट आगे करे थे, क्रूक ने, तब पता चला था कि हाँ इलेक्ट्रॉन का भी कुछ एग्जिस्टेंस है। तो उस टाइम में जो प्रैक्टिकल किया था तब यही पता चला था कि हाई प्रेशर वाली गैसेस पे या जब गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, उसको कम वोल्टेज देने पर तो आयंस में विभाजित नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज ले देते थे तब तो उसका आयनाइजेशन हो रहा था। इसके अपोजिट अगर उस गैस के बीच का प्रेशर बहुत ही कम है, मान लो 0.5 mm ऑफ मरकरी है, 0.5 mm ऑफ मरकरी क्या होता है, 1 atm हम मेनली एटमॉस्फेयर में या पास्कल में लेते हैं, तो 1 atm जो है उसकी वैल्यू होती है 760 mm ऑफ मरकरी। ये क्या है, प्रेशर की ही यूनिट है mm। मैनोमीटर में जो प्रेशर मापा जाता है वो mm में बेसिकली मापा जाता है, तो 1 atm इसके इक्वल होता है। यानी कि जब प्रेशर को बहुत कम किया, मान लो मैंने इतना ले लिया, तो उस केस में क्या था, थोड़ा सा भी वोल्टेज ले रहे थे, बहुत ही माइनर वोल्टेज में भी क्या गैस का आयनाइजेशन हो रहा था। तो ये क्या, ये जो आयनाइजेशन था इसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद से ही पता चला था कि इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंट है। इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट किए थे तब पता चला था कि इसमें क्या आयंस बन रहे हैं। इससे पहले तो क्या था कि गैस में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं या हम विभवांतर अप्लाई करा रहे हैं, कोई पोटेंशियल दे रहे हैं, उस टाइम में पहले मान लो ये कोई ट्यूब है, ठीक है, इस तरीके की ट्यूब में मान लो इसमें गैस भरी हुई है पूरी, ठीक है, इसमें क्या इस तरीके से इसे क्या पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया या इसके ऊपर क्या विभवांतर आरोपित करवा दिया। इसके ऊपर मैंने 2 लगा दिए इलेक्ट्रोड्स, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये एनोड, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये कैथोड। इस एक्सपेरिमेंट के यानी कि इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस से पहले तो इतना ही पता था कि इसके अंदर अगर गैस भरी हुई है तो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो मान लो जैसे इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव पोलैरिटी से जोड़ा तो ये कैथोड एनोड का काम कर रहा है। तो गैसेस को यहाँ पे क्या एक टाइप से हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी क्या है, Q इंटू वी, चार्ज पार्टिकल्स इसमें है, तो इसको जब एनर्जी देते हैं तो क्या लग रहा था, इसमें जो है वो लाइट ही सिर्फ आ रही है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पता चला था। एक सेकंड रुको, मैं सिर्फ इसका बेसिक बता रही हूँ। वो भी देखो कैसे, मान लो ये कोई एक ट्यूब है, उसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं,
एक को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, तो जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो कैथोड का काम कर रहा है, और जिसको पॉजिटिव से जोड़ दिया वो क्या है, एनोड का काम कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस होने के पहले, मतलब नहीं पता था जब इलेक्ट्रॉन है, उस टाइम में क्या था, इस ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई थी। तो जैसे ही साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्होंने क्या देखा, ये नेगेटिव पोलैरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैथोड, और ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, तो ये एनोड का काम कर रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कराया, मैंने इसको विभवांतर दिया, तो क्या होता था, इसमें क्या है, अभी तो पता है कि जैसे इस पे पोटेंशियल मिला तो इसको क्या, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्साइट हुए, एक्साइट होने से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आई, या फिर इस ट्यूब में क्या हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा था। लेकिन उससे पहले क्या साइंटिस्ट ने माना था कि यूँ इस तरीके से क्या है, ये तो जहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स में, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो हायर एनर्जी लेवल में कम स्टेबल होने के कारण 10⁻⁻⁸ सेकंड के बाद जब लोअर एनर्जी लेवल में आते थे तो क्या लाइट प्रोड्यूस करते थे, प्रकाश ही आता था। तो उन्हें क्या लगा था साइंटिस्ट को कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स ना आकर के, क्योंकि तब तो पता ही नहीं था कि चार्ज पार्टिकल भी कुछ है या फिर एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो उस केस में उन्हें क्या लग रहा था कि ये लाइट है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना, ये सिर्फ बेसिक अप्रोच है कि कैसे पता चला था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ कैसे है। तो ये लाइट लग रही थी, लेकिन फिर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर मान लिया उन्होंने कोई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यहाँ पे मान लो कोई किसी तरीके से यहाँ चार्ज और इंड्यूस करा करके यहाँ सेंटर में रख दिया, तो कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तभी वो कैथोड का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, पहले तो ये लग रहा था कि ये लाइट है, तब उन्होंने क्या देखा कि ये यूं ना जाकर के इस तरीके की बैंड होने लगी, ये वाली चीजें क्यों बैंड हुई, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट पोलैरिटी का कुछ अप्लाई करा दिया, या फिर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करा करके किसी प्लेट को यहाँ रख दिया। तो उस केस में क्या ये सारे इसकी और अट्रैक्ट हुए होने लगे। तब साइंटिस्ट को लगा कि ये लाइट तो नहीं है, क्योंकि लाइट का हमें क्या पता है कि लाइट हमेशा कैसी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ही नहीं किया, ये तो इस तरीके का बैंड हो गया। तो वहां से पता चला था कि ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आयंस बन रहे हैं और पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हुए, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ एग्जिस्टेंस है। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना है। तो देखो क्या है, फिर यहाँ से पता चला था कि इलेक्ट्रॉन है। तो देखो फिर जब मैंने आपको बोला था प्रेशर जब कम किया जाता है तो उस केस में क्या है, कम पोटेंशियल डिफरेंस में भी क्या हुआ था, आयंस में गैस विभाजित हुई, या फिर गैस का आयनाइजेशन हुआ, या फिर आयंस फ्लो हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब प्रेशर कम होता है तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। लैम्डा क्या है, माध्यम मुक्त पथ, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो डिस्टेंस होती है या जो पाथ होता है वही होता है माध्यम मुक्त पथ। तो अगर लैम्डा बढ़ेगी, यानी कि दो टक्करों के बीच टक्कर कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये कैथोड है, इससे क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कैथोड भी किसी मैटर से मिलकर बनी है, तो एटम से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो एटम तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब वो क्या है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या फिर मैं इसको बोलती हूँ पॉजिटिव आयंस, ये मूव कर रहे हैं। तो ये मूव करते हैं तो इसमें इस पूरे जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये सारी मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में हो रही है ये इवेंट, तो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई है, तो उस गैस के जो आयंस होंगे उनके साथ भी टकराएगी। मान लो यहाँ पे कोई आयन पड़े हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गैस के परमाणुओं के साथ टकराएगी और मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगी। तो जैसे ही टकराती है तो वो इन मॉलिक्यूल्स को भी क्या आयनाइज कर देती है, इनका भी आयनाइजेशन कर देती है या इनको भी आयनीकृत कर देती है। अब इससे क्या होता है कि इनके टकराने से, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे पॉजिटिव एटम्स है, इनके टकराने से क्या है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या इंड्यूस हो रहे हैं। अब और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना, ये भी फ्लो करेंगे, ये फ्लो करेंगे तो ये बाकी के जो न्यूट्रल एटम्स पड़े हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पड़े हैं गैस के, उनके साथ टकराएंगे, तो फिर से आयनाइजेशन होगा, यानी कि टक्कर चलती रहेगी और आयनाइजेशन होगा और गैस क्या आयनीकृत होगी। अब
चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। यही क्या, आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो P के कम होने पर मीन फ्री पाथ की वैल्यू बढ़ती है। मीन फ्री पाथ क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी टक्कर की, तो उनको क्या टाइम भी ज़्यादा लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। और हम क्या है, बाहर से क्या है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को पोटेंशियल अप्लाई करवा रहे हैं, तो बाहर से इसको पोटेंशियल मिल रहा है, यानी कि एक एनर्जी मिल रही है। तो इस टाइम पीरियड के बीच क्या मॉलिक्यूल्स को इतना टाइम इतनी एनर्जी इस पोटेंशियल से मिल जाती है कि वो दूसरे न्यूट्रल एटम से जैसे ही टकराते हैं तो उसको आयनाइजेशन, उसको आयनीकृत कर सकते हैं या उसका आयनन कर सकते हैं। तो इसी के कारण कम प्रेशर पर वो ज़्यादा क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है आयनीकृत होते हैं। लेकिन अगर प्रेशर ये तो मान लो मैंने ये तो ले लिया 5 mm ऑफ मरकरी पे ले लिया, लेकिन अगर मैंने प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, मान लो इतना कर दिया 0.001 mm, मैं ऑफ मरकरी नहीं लिख रही हूँ, एक बार ये अंडरस्टूड है कि mm ऑफ मरकरी है। तो जब इतना कर दिया उस टाइम में क्या है, लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। ये जब हम टॉपिक करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो लैम्डा की वैल्यू देखो, प्रेशर और कम हो गया तो लैम्डा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। तो लैम्डा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने से क्या हो जाता था कि मीन फ्री पाथ इतना बढ़ जाता था कि यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स है या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे मान लो चार्ज पार्टिकल पड़े हैं, यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल पड़ा है वो उसके बीच की लैम्डा की वैल्यू इतनी बढ़ जाती थी कि एक एंड से दूसरे एंड तक वो मॉलिक्यूल से टकराता ही नहीं था। अब ये कैसे होगा, ये जब हम टॉपिक करेंगे कम प्रेशर पर तब आपको पता चलेगा कि कैसे इस पूरे स्पेस में अगर एक भी मॉलिक्यूल नहीं टकराया, अगर टकराएगा नहीं तो आयनाइजेशन नहीं होगा, आयनाइजेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी तो इसका मतलब क्या, अंदर क्या है, डार्क स्पेस हो जाएगा। तो वो डार्क स्पेस कैसे हो जाएगा, वो जब हम टॉपिक पूरा करेंगे तब देखेंगे। आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या किया आज। तो देखो, हमने जो पहला टॉपिक किया था वो था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं जिसको हमने पॉजिटिव क्यू ही लेते हैं हमेशा। तो वो मान लिया कि u वेलोसिटी से r नोट डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही एंटर करता है तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव से रिपेल होगा या प्रतिकर्षित होगा। जैसे ही वो रिपेल होगा और इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होने के कारण ये सीधी लाइन के लोग ना जाकर के कुछ ना कुछ फोर्स का फील करने के कारण इस तरीके से इसकी मोशन जो है वो यूं हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो हमें पता है कि फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वो Q इंटू E के भी इक्वल होगा। तो वहां से मैंने त्वरण निकाला जो कि ये आया, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो कर्व कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन पे। कांस्टेंट क्यों, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट मैंने कर्व खींचा। फिर मैंने उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकाली जो कि हमारे पास ये आई। अब ये टाइम पे डिपेंड कर रही है जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरह इक्वेशन बन रही है। तो मैंने ऐसा कर्व बना दिया। फिर हमने क्या, इसका फिर से इंटीग्रेशन किया। जैसे इंटीग्रेशन करा तो मेरे पास क्या पोजीशन आई या फिर मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट आया, विस्थापन आया। तो मैंने इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू निकाली और मैंने ये क्या, उसकी मोशन को शो कर रहा है। तो मोशन इस तरीके से हुई थी, विस्थापन उसका यूं ही हुआ था। तो मैंने कर्व ऐसा बना दिया। ये क्यों हुआ, जब मैंने पहले टॉपिक करवाया था तब मैंने उस कर्व में भी बताया। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या, एक ऐसी डिवाइस है जिससे क्या इलेक्ट्रॉन की नैरो बीम मिलती है। उसके लिए हमने टंगस्टन का फिलामेंट लिया जो कि इस मेटल की प्लेट को मैंने नेगेटिव पोलैरिटी से जोड़ा तो ये कैथोड की तरह काम कर रही है। तो इस कैथोड को क्या, ये एनर्जी देगी हीट की फॉर्म में। तो जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो परमाणु के भातम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होने से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जैसे एमिट होते हैं इस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो इससे एनर्जी मिल रही है उससे वो क्या, त्वरित होंगे, एक्सिलरेट होंगे। और ये क्या, इस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये वाली चीज, डायफ्रेंस या फिर ये स्लिट S1 और S2 S3। तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी होने के कारण ये नेगेटिव उससे अट्रैक्ट होगा और इनके जैसे ही बीच की डिस्टेंस से गुजरेगा तो हमें क्या, नैरो बीम मिल जाएगी। और हम क्या, V पोटेंशियल अप्लाई करा देते हैं और एनर्जी Q इंटू V के इक्वल होती है। तो इस पोटेंशियल को चेंज करके
हम अकॉर्डिंग टू इस पोटेंशियल की एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो गैसों का आयनाइजेशन क्या था कि किसी भी गैस को वोल्टेज अप्लाई करा करके कम प्रेशर पर कम वोल्टेज भी अप्लाई करवाने पर गैस जो है वो क्या है, आयनाइज हो जाती है, आयनों में विभक्त हो जाती है, आयनों में टूटती है। अगर आयंस बन रहे हैं तो वो फ्लो करेंगे और उनके फ्लो करने से उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन। क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पर सेकंड या फिर टाइम के रिस्पेक्ट आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं या धारा बोलते हैं। तो आयंस के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये अलग अलग प्रेशर पर कैसे होगी वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, जिसमें क्रूक स्पेस, फैराडे स्पेस या फिर नेगेटिव ग्लो या फिर जो भी इसमें बनेंगे वो अपने आगे वाले टॉपिक में करेंगे। फिर मैंने बोला था कि आयनाइजेशन होता क्या है, कि कम प्रेशर पर ज़्यादा क्यों आयनाइजेशन हो जाता है, कम वोल्टेज पे भी आयनाइजेशन पॉसिबल कैसे है, कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स को उतनी टाइम, मतलब अगर टाइम डिस्टेंस बढ़ गया तो उतना ही टाइम वो ज़्यादा लेंगे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो उनके पास इतना टाइम हो जाता है कि वो इस अप्लाइड पोटेंशियल से एनर्जी गेन करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराए तो उसको क्या आयनाइज कर दे। तो इस तरीके से क्या है, गैसों का आयनाइजेशन हो जाता है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस वाले टॉपिक को ब्रीफ से करेंगे कि आयनाइजेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ गैसेस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।